सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं आज चेक कर रहा था, भारत में हालात काफ़ी वहाँ पे ख़राब हो गए और मोदी जो है उसके लिए मेरा ख़्याल है काफ़ी मुश्किलात हैं वहाँ पे, कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। एक बेकरी थी, कराची बेकरी शायद पाकिस्तानियों की, उसको भी नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ है सर महमूद, उनसे पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं? सर क्या देख रहे हैं? इंडिया अंदरूनी हालात तो उसके खराब हो गए, अब कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा? जी, देखें अभी तक जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी मोदी साहब ने तकरीर भी की है, अपनी कौम से खिताब किया उन्होंने, तो जी। उन्होंने उसी बात को उन्होंने इंडिकेट किया है, उसी बात की तरफ इशारा किया उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की हंताब संदों के या दहशतगर्दों के या कश्मीर के अंदर दरअंदाजी करने वालों के कैंप जो है, वो जब जब तक वो मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। और उन्होंने कहा जी मैं गोली का जवाब गोले से दूंगा। तो यकीनन देखें, मोदी ने जंग शुरू की, उसके बाद वहाँ पे हमने कहा था पहले भी कि उसकी जो मीडिया जो है उन्होंने सारे सेशन को हाईजैक कर लिया था। हाईजैक करने का नुकसान ये हुआ कि फिर वो कुछ वहाँ सोचने समझने की बात ही खत्म हो गई और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, लेकिन उसके बाद बदले में फिर जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। और इस तरह के बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह किया, और जिस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान के जो अच्छे तजिया नगार हैं वो चीन को क्रेडिट दे रहे हैं कि चीन ने सब कुछ किया और चीन का हाथ था। जब चीन का हाथ था तो यकीनन मोदी ने भी कहीं से मशवरा किया होगा, किसी से बात की होगी। बड़ी ताकतों की मर्जी के बगैर जंग नहीं होती है। तो अब देखें, दुनिया का एक जो वो बाइपोलर से दुनिया जो है वो 3 से 4 पिलर पर तकसीम हो गई है। अब यूरोप अपनी जगह पे है, अमेरिका अपनी जगह पे है, रशिया अपनी जगह पे है। चीन ने साबित किया है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी में शायद सबसे आगे है। और देख लें आपके उसकी जो बड़े इदारे थे उसके, क्या नाम है, जो बड़ी कंपनी है, फ्रांस जो है वो 20% जहाज बना के दुनिया जान को भेजता था। उसके बाद अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, यूरोप की टेक्नोलॉजी थी, उसको वक्ती तौर मात हुई है। तो इसका क्या, ये सारी आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वार इंडस्ट्री है। क्या चुप करके बैठ जाएंगे? चाहे क्या ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें? क्या सुपरमेसी चीन की तस्लीम कर लेंगे? उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंताब संदों की जो है वो मौजूद भी है। इस तरह के जिहादी जो फैक्टर भी मौजूद है। जिस तरह इंडिया ने हमले किए, आप बहुत सारी जगहों नहीं मालूम होगा, हमारे नाज़रीन सुनने वालों को नहीं मालूम होगा कि बहुत सारे जो है ना उन्होंने गाँव में भी ऐसी जगहों पे, कश्मीर में ऐसी जगहों पे जहाँ पे किसी इदारे का, किसी दस्ते का तल्लक था मुजाहिदीन से, उन्होंने उसको भी हिट किया है। कोई बाद में हुआ, कोई पहले हुआ। सियालकोट से लेके कश्मीर तक हर जगह पे जहाँ पे इस तरह के थे उन्होंने उसको हमला किया है। और वो मौजूद है। आपने देखा कि जो अमरीद के पे हमला हुआ तो वो जो भी लोग वहाँ पे मारे गए उनके नमाज जनाजा आपने देखा होगा कि वो हमारे दारून ने उनके सुपरविजन में आईजी पंजाब मौजूद थे, उसके बाद भावलपुर में मौजूद थे। तो उन्होंने उनको तस्लीम किया कि इनके पीछे पोस्ट पे थे। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बाद जगहों पे कि जिस चेक पोस्ट पे हमला हुआ, कब्जा हुआ हुआ है, तो वहाँ अटली जो फायर कर रहे थे उस फायर के कवर में जो है वहाँ सिविलियन ने कब्जा किया। और ये बहुत सारी खबरें आ रही है, कुछ जगहों पे सिविलियन के 2-3 चेक पोस्टों पे मीरपुर सेक्टर में समानी हो या इस तरह साइड पे हो, बरनाला, इधर कब्जा किया हुआ, कुछ जगहों पे कब्जे किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों को मिला के देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी देखना पड़ेगा। जिस तरह का वार के अंदर हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की इस तरह की जो तंजीमें मौजूद हैं जिनकी खुल के हमायत की गई है, जिन्हें ज्यादा बढ़ाई गई, इस सबको मिला के देखा जाएगा। वक्ती तौर मोदी साहब को उसको नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान हुआ कि इलेक्शन भी था, मार भी खाई। उसके बाद जो उसने एक्शन लिया था, ठीक है उसने लिया अपनी तरफ से, लेकिन उसके बाद जो उसका जो नतीजा आया वो उसके लिए है। उसके आप देख लें, कैबिनेट में देख लें या उस असेंबली में कि कितने खिलाफ उसकी बातें की गई, कितनी गालियां दी गई हैं। और बिल्कुल लगता है इसका मुंह इस तरह लटका हुआ था कि इसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने इंडिया की मीडिया पे भी देखी कि जी आपने चाइना का साथ लिया और हमें मारा। तो ये भी तो इसराइल के साथ मिलकर ही और दूसरे भी कई ममालिक होंगे। अब
जब आपको पता चलेगा। तो ये खुद भी तो मदद ले रहे थे, तो चाइना की मदद अगर पाकिस्तान ने ले ली तो इसमें कौन-सा कोई गलत काम किया? नहीं, वो उनको उस पे तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप करते हैं तो फिर वो उन्होंने देखा ना, उन्होंने उसको तुर्की को भी धमकियाँ दी हैं और अमेरिका चीन को खुल के तो नहीं कह रहे, वो चूँकि नाम पाकिस्तान का ले रहे हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, वो चीन ने मदद की है और बिल्कुल इस हद तक मदद की है कि जहाँ वो सारा खेल जो है वो उसका नतीजा तब्दील हो गया। तो यकीनन उन्होंने मदद दी है। मैं उसी तरह इशारा कर रहा हूँ कि अगर चीन ने यहाँ पे की है और वो दुनिया मान रही है कि चीन के सामने आगे चीन की कितनी क्या थी, कितनी तरक्की थी, वो भी सामने आगे दुनिया के सामने आ गई। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, दूसरी जो दुनिया है, जो जिनकी यहाँ इस मामले में बहुत जिद्दत है और बाहर इंडस्ट्री बड़ी उनकी डेवलप है, यकीनन वो भी सोचेंगे और उनके पास आप एक मुल्क भी आ गया जहाँ पे चीजों को ट्राई किया जा सकता है और जहाँ पे दो लड़ने वाले कौमें जो है, तो मेरे ख्याल में इसमें बड़ी तेजी से तरक्की होगी और वो सारी चीजें यहीं पे आजमाई जाएंगी। और ये जंग जो है, ये जिसको हम कह रहे हैं कि ये खत्म हो गई है, मेरे ख्याल में ये चलती रहेगी। आज तो उसके जो उनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने कहा जी कि हम अब जो नई जंग होगी उसकी नैयत अलग होगी और बिल्कुल एक अलग तरह की होगी और बिल्कुल तबाहकुन हो गया। देखा हमें जो खबरें हमारे पास आ रही है, पहले दिन उनके 80 जहाजों ने जिस तरह हमला किया और बहरहाल वो जाम शाम ना किए जाते तो 80 जहाज जो है वो आपको पता है कारपेट बमबारी करते, तो कोई बिल्डिंग कोई जगह ऐसी न छोड़ते। फिर दूसरी दफा सुना है कि जिस दिन रात को उनको सुबह हमला किया गया है, उस दिन 300 जहाज तैयार थे जिन्होंने अटैक करना था। और आपने देखा कि हजारों के हिसाब से जो है वो आए हैं, क्या नाम है, ड्रोन आए हैं, जिन्होंने पेशावर, स्वात, कामरा, उसके बाद इस्लाम हर जगह पे। एयरबेस, उन्होंने कोई शहर को छोड़ा नहीं, कोई शहर छोड़ा नहीं जहाँ तक उन्होंने वो अप्रोच न किया उन्होंने। और लेकिन फैसलाबाद तो इसका वालों ने मतलब यहाँ पे इतराज उन्होंने डेटा किया। भी इकट्ठा किया होगा। फैसलाबाद के लोगों ने इतराज किया कि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे कोई ड्रोन नजर नहीं आया हमें। उनको इस चीज का अफसोस है। असल में वो जुगतबाजी है, इससे ज्यादा तो जुगतबाजी से ज्यादा कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन आपने देखा कि सरगोदा में तो एक ड्रोन गिराया भी क्या है। उसके बाद परे आप शाहकोट में चले जाए, उसके अच्छा। शेखोपुरा में हमने सुना था, लाहौर में 3 दिखे हैं, उसके जी। बाद आपने देखा उसके, तो ये तो सारी बातें हर जगह पे गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो और मजाक कर रहा हूँ। चूंकि अच्छा, ड्रोन ने गिरना है तो ड्रोन चूंकि, जी जी, जरा थोड़ी सा देखते हैं, ये जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है और जिस तरह एयरफोर्स के जवानों ने बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया, लोग इसमें बड़ा सवाल उठा रहे कि इन्हें वापस क्यों बुलाया गया और ये एक अचानक हुक्म क्यों दिया गया। मैंने भी इस पे सुबह प्रोग्राम किया और लोगों ने काफ़ी इस पे कमेंट्स लिखे हुए हैं। ये ज़रूरी है कि जब हम कोई ऐसी जगह पे पहुँचने वाले हों और वहाँ पे फिर सबने ये भी सोचा हो कि सर पे कफ़न बाँधे हो तो फिर ऑर्डर आ जाए कि जनाब आप आधा काम करके वापस आ जाएँ। देखें, पहली बात ये है कि इस जंग में पाकिस्तान का तो ऐसा किसी जगह पे कोई गोल नहीं था कि पाकिस्तान ने किसी इलाके पे कब्जा करना है, किसी जगह पे हमने बात सुनी भी नहीं है। जब इंडिया ने पहले दिन 7-8 मई को रात को हमला किया, तो उसके बाद देखा आपने कि राना सनाउल्लाह और आसिफ, ख्वाजा आसिफ जो है, वो तो इस बात पे भी नजर आ रहा था कि वो सोच रहे थे कि अब हमला हो गया और बाकी जो हो गया, अगर इंडिया एग्रेशन नहीं करता है तो हम जो है वो उस पर दोबारा हमें अटैक नहीं करना चाहिए, उनके कॉम्प्रोमाइज वहां नजर आ रहा था। जी। बाकी फिर जब इस तरह के ड्रोन आने शुरू हो गया और इस तरह का सारा सिस्टम हुआ और आखिरी दिन जो गेंद पलटी है, तो जहाज तो जो गए थे, जहाज चुके जहाज तो गए इस तरह के हैं कि जब उनके तमाम सिस्टम जैम हो गया, जहाज उनके अंधे हो गए, उनके पास लड़ने के लिए कोई नहीं रहा है। तो हमारे जहाजों ने जैसे भी उनको हिट किया जाके, वो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम इससे ज्यादा कर सकते थे, अब बात कंफर्म हो रही है, इनकी बात में वजन है। लेकिन ये तो किसी जगह पे कब्जा करने गए भी नहीं थे और ना इस तरह का होता भी है कि आगे जाते मुमकिन सी बात है कि जब उन्होंने कहा तो फिर इंडिया ने उसने अमेरिका तक बात पहुंची है, तो अमेरिका ने मुमकिन को किसी जगह पे होगी तो कोई लंबी बात भी होगी। तो इस तरह तो नहीं कि पाकिस्तान का गोल था। इंडिया तो कह रहा था मैं आजाद कश्मीर पर कब्जा करना है, मैंने, या मुझे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी जगह पे कश्मीर को बजोर ताकत लेने की बात तो नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तो कहता रहा कि अगर हमारे डैम का पानी रोका गया तो हम डैम पे हमला करेंगे। लेकिन हमें किसी जगह पे ऐसी शिकायत नहीं मिली किसी डैम को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जबकि वहां से खबरें आ रही है कि नीलम जिला जो हाइड्रो पावर था उस पे इंडिया ने हमला किया है और वो पहले इनिशियल स्टेज पे हो गया था। नहीं, मगर सवाल यही है कि इंडिया कब्जा करना चाहता था, हम क्यों नहीं कब्जा करना चाहते थे सर? ये तो देखिए, जरा हमने बताएं। हमने तो ऐसी बात की थी, हमने तो पहले नहीं किसी तो जगह पे बात नहीं की है, हमने वही कहा था कि हमने डैम पे करना है, तो डैम पे तो हमने नहीं किया। अब मेरे ख्याल में इस पोजीशन में नहीं थे, हमने सिर्फ ये था कि उनके
जैम करने के बाद हमने उनकी बिजली को डिस्टर्ब किया, रेलवे को डिस्टर्ब किया, उसके बाद उनके जो सिस्टम को किया, हमने जो हमला किया। अभी देखे पुंछ से खबरें आ रही हैं कि पुंछ में 16-17 लोग मरे हैं, घर तबाह हुए। और उसके बाद राजौरी में, तो बेसिक देखे इस सारी जंग का जो सबसे बड़ी कीमत जिसने अदा की है वो कश्मीरियों ने की है। जबकि ना कश्मीरियों का मसौदा से तल्लक, ना लश्कर तैयबा से तल्लक, ना किसी और से तल्लक। कश्मीरी दोनों सरहदों पे जो है दोनों मुल्क तरफ से वो एक फुटबॉल बने हुए है, अब जिसको आता है वो मारता जा रहा है। और वहां पूछने वाला भी कोई नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने जनाजे पढ़े हैं जाके वहां शहीद वाले वायकिन किया उसके मसौदा के, या कश्मीर में भी इन्होंने किसी को स्टेट फंडर रवा किसी का, और कहीं वहां पे जाके इस तरह जनाजे हुए, या इंडिया के अंदर जो मरे हैं वहां भी हुआ है। तो ये बेसिक तो कश्मीर को इन्होंने अपनी एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई हुई है, दोनों हथियार टेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी शायद ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि मोदी तो ऐलान बार-बार कर रहा है, लेकिन जब अपने मुल्क के हालात उसके ठीक नहीं है, जिस तरह मैंने पहले सवाल किया, तो इतनी आसानी से वो पाकिस्तान पे दोबारा कोई अटैक करेगा नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखें अब देखें पावर का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ गया है। पहले तो फिर भी किसी पे था, जिस तरह का हमला हुआ है, जिस तरह की शिकस्त हुई है, जिस तरह का पाकिस्तान ने अंदर घुस के वो जिस तरह कहा जाता मारा है और नुकसान हुआ, तो यकीनन या तो फिर वो शिकस्त तस्लीम कर लेगा और उसके बाद सारी जिंदगी आगे लग जाएगा। देखें 62 में क्यूबा में जाके जब रशिया ने लगाए थे, मिसाइल लगाए थे, तो जॉन एफ कैनेडी ने धमकी दी थी और रशिया ने वहां से उतारे थे। तो ये इतना असर रशिया जो नंबर 2 पे रहा, कहने वाले कहते हैं यही है कि वो मिसाइल उतारना उसका जो है वो रिवर्स गियर था। तो क्या इंडिया अगर यहाँ पे खामोश हो जाता है, या मैं किसी एग्रेशन शो नहीं करता है, दोबारा वापस नहीं करता है, हाँ बयान के हद तक भी हो सकता है कि वो चूंकि अपने आपको जिंदा भी रखना, लेकिन बाजार तो ये इंडिया की शिकस्त है और पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। और क्या इंडिया इसको तस्लीम कर लेगा? क्या जिस तरह एशिया में ताकत का तौर बिगड़ गया है, क्या उसको अमेरिका, बाकी जो दुनिया जो है, वो मैं शुरू में पहले बात की थी कि जिनकी वार इंडस्ट्री है, क्या उसको कबूल कर लेंगे और अपने आप को वो रिवर्स गियर में डाल लेंगे? ये एक सवाल है जिसका आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा हमें। जो हमारे सियासी लीडर हैं जिनका इंडिया के साथ कारोबार भी है, बिजनेस भी है, उनके मतलब आप क्या कहेंगे कि इस वक्त कौम उनके बारे में क्या सोच रही है? सोशल मीडिया पर तो काफी उनके खिलाफ मेरा ख्याल है कि लोग देखें उससे सोशल मीडिया, देखें एक बात मैं बताऊं, जज्बाती होने से हट के अगर बात की जाए, जब वाजपेयी आया था, वाजपेयी एक बड़ा मुतदिल आदमी और बड़ा सुलझा हुआ और अच्छा एक इंसान दोस्त आदमी था। तो जब उसकी नवासी से बात हुई थी, तो कश्मीर के मामले में किसी जगह के सॉफ्ट बॉर्डर का जो कहा गया था कि उस तरह कुछ इनिशिएटिव लिए भी गए थे कि जी कश्मीर के अंदर जो है वो इजी टू एक्सेस दिया जाए दोनों इलाके के लोगों को। और एक बाद में मुशर्रफ ने भी एक फार्मूला पेश किया था जी कि कुछ इलाके जो है वो इधर रहे, कुछ उधर रहे, और उसके बाद इनको इजी टू एक्सेस दी जाए। तो वो जो एक फार्मूला था उसका, जिसपे अभी शब्द कोई बात हो रही है। तो देखें इस इलाके में जब तक अमन की तरफ आप नहीं जाएंगे, आपके पास रास्ता कोई नहीं है। इस रीजन में आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है तबाही है, बर्बादी है। 70 साल से आवाम को क्या मिला? आज जो लाशें उठा के ले गए रहे हैं, जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनकी गाड़ियां टूटी हुई हैं, जो घर छोड़ के बैठे, उनको क्या मिला है? ये कौन सा जाता है जिसमें से उनको कुछ मिला हो या कोई फायदा हुआ हो? और कुरानों की जंग किसी दूसरी साइड पे सुन रहे हैं कि पहले 18% तनख्वाह बढ़ी थी, आज ये कहा जा रहा है कि IMF से कहा जाएगा और डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। इंडिया के अंदर भी ये हालात हैं कि इंडिया के अंदर भी लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चे बेचने की खबरें आती हैं। तो आप अगर इसी सारे में उलझे रहेंगे तो ऐसा नहीं है। किसी किसी सियासतदान को, ये अलग बात है कि ये कमजोर हैं और इनके बस की बात भी नहीं है, जिस तरह ये बैठे हुए सारे, शायद इनकी दूरियां लाने वाला भी कोई और होता है। लेकिन कोई अगर बोल्ड हो किसी, वो जब नवासी के दौर में आया था, उसके दौर में आपको पता जमात इस्लामी और हमारे जो इदारे थे, जमात इस्लामी तो उनके इशारों पे नाचती है, तो वो सामने आ गए थे, उन्होंने उसका किया था। तो आपको कहीं तजारत हो या किसी आपको अमन चाहिए अगर रीजन के अंदर, तो आपको ये जो जिस तरह के कैप हमारे आप बने हुए थे, जिसकी तरफ मोदी ने आज भी निशानदेही की है, इनको बंद करना पड़ेगा और एक पुरअमन तरीके से रहना पड़ेगा। और इस जो 1 करोड़ अरब 25 करोड़ आबादी है मेरे यहाँ, उसके फलाह बहबूद का सोचना पड़ेगा हमें। ये मजहबी जमातें आराम से बैठने दें कि हमारे तो आपको पता है कि वहाँ पे तो देखिए उनको इशारा कौन करता है, उनको निकालता कौन है? 3 साल से गजा में जंग लगी हुई, वो जो बैठे हुए थे, तो सवाल ले लें। किसने निकाला? उनको निकाल कर रोड पे लेके आए, उनको उससे फतवे दिलवाए। आज वो कराची में कर रहे हैं, तकरीब कर रहे हैं, और अब जो जश्न मोबीन या फतह मोबीन मनाई जा रही है, वो किसके इशारे में नाचते हैं? वो कौन को डंडा कौन देता है? उसको सड़क पर कौन लेके आता है? कौन जुलूस निकालता है? ये पैदावार किसकी है? नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और मुश्किल में था, दूसरी तरफ हमारे जो
मजहबी जमातें हैं, तहरीक लबैक है या जो दूसरे भी है, वो कभी किसी जगह पे नुकसान पहुंचा रहे, किसी अहमदिया कब्रिस्तान पे वो हमले कर रहे, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मुल्क के हालात ठीक नहीं और आपस में एक खतरनाक जंग की तरफ जा रहे दोनों मुमालिक। चलें, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सवाल कर लिया। अब सारी बातों का हमारा जो है वो एक तरीका ये भी था, हमने जवाब ये भी था कि देखें, पाकिस्तान की फौज जो है ये दायरे फितनत और खारिज के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे। तो उससे तरीके लबैक जो है वो शहरों में गली मोहल्लों में वो सब कर रहा था, और वो इदारों की मर्जी से हो रहा था, इदारों को नाक नीचे हो रहा था। कराची में जो हुआ वो कोई ढकी हुई बात नहीं है, तो वो वहां पे हो रहा था। अब अगर दो जवाब है आपकी बात का कि मोदी जो है आया क्या मोदी खुल के लड़ाई करेगा जिस तरह की वो उसके एयर चीफ ने कहा, या फिर वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो तंजीमें हैं, इस तरह की जो दूसरों की हड्डी में पलती हैं, वो फितना तख्वारज जो वो तालिबान हो या दूसरे, आपने देखा इस दौरान भी जो है वो फौज के कई 7 सिपाही, कहीं 8 सिपाही, कहीं 10 सिपाही, कहीं अफसर वो मारे जाते रहे। तो उनको शायद वो किसी बूस्ट अप करेंगे और वो नुकसान होगा। तहरीक लबैक जिन इदारों ने पाला हुआ है उन इदारों को अंदाजा आना चाहिए कि आज देखें, कश्मीर तो आजाद नहीं करवाया मसूद अजहर ने, आफो सईद ने कश्मीर तो आजाद नहीं करवाया, लेकिन पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया था, और उनको बचाते बचाते पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। अगर इंडिया ने, चले ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंच गया, चीन ने मदद कर दिया, चीन मदद न करता तो जिस तरह उसके 300 जहाज तैयार बैठे हुए थे, तो क्या समझते हैं आपके पास बचना क्या था। तो इसलिए रियासत को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। इस तरह की जब आपके पास ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल फौज हो तो इस तरह के ना लोगों की जरूरत होती है, और मुल्क के अंदर आप इस तरह हर बर्तन में जहर भरेंगे, ये बच्चे आपके जहर खाएंगे, और कल ये जहर, आज मोदी ने फिर उस बात की तरफ निशानदेही की, उसने कहा जब तक आपके यहाँ ये मौजूद है सबसे खतरा आपको अंदर से है। आप यकीनन आप याद रखें कि बॉर्डर का जो भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान को सबसे अंदर देखें, 3 जंगें हुई हमारी इंडिया के साथ, 4 जंगें, कारगिल की खबर कर लें, कितने लोग मरे हमारे, कितने फौजी मरे। लेकिन आप मुझे बता दें कि ये फितना खवारज के साथ है, ये जो दहशतगर्द जंग जो इंटरनल जंग थी, और इदारों के अपने पाले हुए लोग थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे बताएं इसमें कितने लोग, कौन सा घर, कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पे फौजी शोधा ना आए, उनकी डेड बॉडी ना आई। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आखिर पे है, सियासी सूरत हाल कोई तब्दील नजर आती पाकिस्तान के अंदर कुछ जिस तरह अभी एयरफोर्स का नाम बड़ा रोशन हो रहा है और जो चीफ है उनके मतलब मुख्तलिफ चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इस्तीफे की बातें भी हो रही है, और मुझे तो जो खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? देखें, एयर चीफ जो है वो इस गवर्नमेंट के पसंदीदा है, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, और उनका भाई जो है वो खारियां वाले से हल्के से इलेक्शन लड़ा था, शायद कमर उस्मान कायरा के मुकाबले में। तो बड़ी, जब जो ना सियासी शख्सियत थी ना उनका इलेक्शन कैंपेन थी, इसके बावजूद वो जीत गए थे। तो मेरे ख्याल में वो किसी अच्छी उनका पोर्टफोलियो में कोई उनके पास है, तो वो तो सियासी उनका पहले भी मुकाम था और हुकूमत के नजदीक थे। जहां तक तल्लक है इस तरह का, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाए जाते हैं, 9-10 लाख 7 लाख फौज जो है जिसको चीफ आर्मी स्टाफ जो है कंट्रोल करता है, एयरफोर्स जो है उसकी तादाद में, क्योंकि कहना नहीं चाहिए मुझे, उसकी तादाद कम होती है, हजारों में होती है। तो ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा है इसलिए कि शायद पाकिस्तान में होगा तो ये चीजें मुमकिन नहीं होती हैं। बगावत की बातें, जहाँ पे कोई बगावत शगावत नहीं होती है, बगावत की खबरें आ रही थी उस दिन के जी वो चीफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार करवा लिया। जिसके नाम गिरफ्तार करवाने की बात की जाए, अब देखें उनके पास इतनी कैपेसिटी भी है, क्या वो इतने इस काबल भी है वो गिरफ्तार कर सकते थे। तीसरी बात ये है कि हुकूमत को तो एक मुर्दा हुकूमत को इंजन डल गया, उसको जान डल गई है। आपको याद होगा इसी हुकूमत ने वो आरसीएम नदीम ने एक वो फेंका था निजा, तो उसको 6 महीने तक सत्ता उठा के फिरते फिरते रहे थे कि जी ये निजा हमने फेंकवाया है। अब तो उनको जान दी हुई है, अब तो उनके पास, अब अगले हफ्ते से आप वो देखेंगे शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो नवाज शरीफ की क्यादत में सब कुछ हुआ। और आपको पता है मनीफ फारूक जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, पर पब्लिक तो नहीं मानती ना जनरल सर, ये कहते रहे, पब्लिक तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि नवाज शरीफ ने करवाया सब कुछ ठीक। देखिए, आप मीडिया जब आपके पास कंट्रोल हो तो आप क्या करेंगे, आप पब्लिक पब्लिक तो सोशल मीडिया पे करेगी। आप सोशल मीडिया पे आप कल से आपने देखा कुछ गिरफ्तारियों में करनी शुरू कर ली है, जब आपने इंडिया की बात की थी शुरू में, वहां से गिरफ्तारी करनी शुरू कर ली कि ये मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो जनरल जिया के दौर से लेकर जिसने कोई बात की तो वो मुल्क के खिलाफ ही रहा है। तो उनका तो मीडिया कंट्रोल, मीडिया आपको नहीं बता रहा है। मुर्गा जो है वो 250 की 800 रुपए किलो है, तो वो कह रहे हैं जी 6 अशरों की, यानी आपकी 6 अशरे पुरानी जो है महंगाई थी, आप वहां पे बैठे हुए। और सबसे अगर महंगाई इतनी कम है तो 188% आपने तनख्वाहें की गुजरा कैसे बढ़ा दी है। तो वो उनका अपना बयानिया है, उनका अपना जो चैनल है वो बैठे हुए वो उन्होंने बात करनी है, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने कहा आरसीएम नदीम का नेजा उन्होंने अपने गले डाल दिया था कि हमने ये फेंकवाया है, तो ये जंग है, ये उन्होंने कहा कैश करवाई लेनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह।
नाज़रीन, पाकिस्तानी जितने भी हैं बड़े मुहिब वतन हैं, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग ये भी सवाल उठाते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि कहते हैं जी फलां लोग जो हैं वो मुहिब वतन नहीं। आज ही मैं देख रहा था शनाब नगर रबुआ में जो वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी है, टाउन कमेटी जो है, वहाँ बाकायदा तौर पर एक रैली निकाली गई और पाक फ़ौज के हक में नारे भी लगाए गए और मुल्क की सलामती के लिए भी अ, जो एयर फ़ोर्स है उसे उसे ख़राज तहसीन पेश किया गया। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि जो नफ़रत की तालीम है, उससे हमने क्या हासिल किया। आज भी मैं अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाएँ, तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए और तमाम ऐसे लोग जो मज़हब के नाम पे आपने जेलों में डाले हुए हैं, चाहे पाकिस्तान का आइन या कानून आप बना के उसकी वजह से जेलों में गए, उन्हें भी रहा किया जाए। ख़त्म करें ऐसे कवानीन और सब हम पाकिस्तानी बने और कोशिश करें कि इस तरह अपनी नई नस्ल को और उस उनके दिमाग को बदलने के लिए जदोजहद करें। ये इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिहाद है। अगर आप अपने मुल्क में अच्छी तालीम, लोगों में अच्छा शऊर, समझ, खुराक, मेडिकल ये चीज़ें दे देते हैं, तो मेरा ख़्याल पुरअमन तरीके के साथ दोनों ममालिक रह सकते हैं। कश्मीर का जिस तरह मैंने सुबह ही कहा था कि कश्मीरियों से पूछे वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उनके मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। यही पैसा जो हम एक-दूसरे के लिए मारने के लिए लगाते हैं, ये लोगों के ज़िंदा रखने के लिए लगाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि अमन के साथ ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है। हमारे चैनल की बड़ी तारीफ़ की जा रही है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी टीम जो है हमारी वो ज़बरदस्त टीम है और एक से एक बढ़कर लोग जो हैं वो अपने अच्छे ख़यालात का इज़हार करते हैं और कोशिश होती है कि अमन का पैगाम दिया जाए। मगर चंद एक ऐसे भी हैं जो हसद की बीमारी में मुब्तला है, उनका इलाज तो नहीं है, उनके लिए मैं दुआ के लिए आपको कहता रहता हूँ और वो बहाने ढूँढते रहते हैं किसी न किसी तरह हमारे चैनल के लिए मुश्किलात पैदा करें। मगर ये चैनल हमने बड़ी मेहनत से बनाया और इस चैनल के लिए हर किस्म की हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोई हमें मज़हबी तौर पे ब्लैकमेल करे या किसी तरह भी करे, तो इस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं है। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।